ये चीज़ तो अब सामने नज़र आ रही है कि आप कह लें कि IMF का जो प्रोग्राम की अगर आप बात करें कि इट्स ऑलमोस्ट डन, तो हाउ डू यू सी जो करंट पाकिस्तान की इस वक्त स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, वेयर आर वी? आई थिंक IMF का प्रोग्राम होना अच्छा है. इट विल ब्रिंग डिसिप्लिन इनटू आवर सिस्टम, बट देयर लाइज द प्रॉब्लम कि इसके बाद क्या करना है. यू नो, दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन. और मैं समझता हूँ कि आप देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी इस्लामाबाद में, उनके पास कोई फंड्स नहीं है. दे जस्ट कलेक्ट इनफ मनी टू पे सैलरीज. तो हम लोग हर वक्त ये बातें करते हैं कि टैक्स हमने बढ़ाने हैं, मगर कोई बात नहीं करता कि जो हमने हमारे खर्चे कम करने हैं, नुकसान कम करने हैं. और कई ऐसे इदारे हैं जो अगर नुकसान नहीं भी कर रहे तो वो उनमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लूज़ कर रहे हैं. अब जाके मैंने प्राइम मिनिस्टर्स को कह चुका हूँ, अपनी मशवरा भी दिया है, हमारी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं कि ये PIA कुछ इससे जान छुड़ाएं आप. और 450 अरब रुपए PIA खा गई है. ये सारा पैसा अगर गरीबों पर लगाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जाता, तो आपको पता है व्हाट वी कुड हैव अचीव. तो मुझे यही जवाब मिला 2008 में जब मैंने शौकत अजीज से ये बात की, तो उसने कहा मियाँ साहब इसको मुझे ठीक करने दें थोड़ा सा. तो वकार को लाए, फिर उस बाद तारिक किरमानी को लाए. कुछ नहीं हुआ और ना होना था, और इतना आपने लॉस कर लिया. और इस एयरलाइन को जो भी आता है उसको बेच दें. कोई रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो जो लॉसेज आए गवर्नमेंट खुद उठा ले और इसको जाने दे. इसके ऊपर जो भी है ये बेहतरीन एयरलाइन बन जाएगी कि जिसने भी खरीदी, या फिर दूसरी एयरलाइंस ऊपर आ जाएंगी जैसे आ रही हैं. अभी आई रिसेंटली ट्रैवल्ड ऑन जना, वेरी नाइस सर्विस, जो नई एयरलाइन आई है. फिलीपींस में जब उन्होंने एयरलाइंस को प्राइवेटाइज किया तो फिलीपीन एयरलाइन वॉज अ मेजर एयरलाइन. 11 महीने वहाँ स्ट्राइक रही. गवर्नमेंट ने कहा नहीं, वी आर गोइंग टू सेल इट, कम व्हाट मे बी व्हाट हैपेंस. वही हुआ, वो ठीक हो गई. मियाँ साहब, बजट में 2 बड़े खर्चे हैं ये, और आपने मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि आप भी इस चीज़ की निशानदही करने वालों में शामिल हैं कि जो अखराजात की तरफ फोकस हमारा होना चाहिए, और जो है नहीं, बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं. 2 बड़े खर्चे हैं हमारे पाकिस्तान में. 50% बजट का हम कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी करते हैं, और बाकी तकरीबन 26-27% दिफा पे जाता है. कहने को तो 16-17-18% जाता है, बट कुछ और भी खर्चे, पेंशन सारा मिला के. इसमें थोड़ा सा जो अब बात है वो पाकिस्तान की डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रही है. 2 हिस्से में पाकिस्तान के कर्जे के, गैर मुल्की कर्जा है, उसके ऊपर तो हमारे बड़े जो बायलैटरल पार्टनर्स है हुकूमत इंडिकेट भी कर चुकी है. दूसरा मसला है डोमेस्टिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग का. ऑल्दो हुकूमत तो अभी उसके ऊपर तैयार नहीं है. आप एक बैंक के माशाल्लाह ओनर भी हैं, आपका एक बहुत बड़ा स्टेक है पाकिस्तान में, आपकी कंपनीज ने खुद भी कर्जे लिए हुए हैं, आपकी कंपनीज कर्जे देते भी हैं. आप समझते हैं कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो किस सूरत में होनी चाहिए? मेरा ख्याल में तो जी डेट रिस्ट्रक्चरिंग डोमेस्टिक नहीं करनी चाहिए. हमें इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाना चाहिए. वो तब भी आएंगे कि जब ये सारा जो प्राइवेटाइजेशन करनी है. आप देखें ना, ये आपकी बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इसमें कितने लॉसेज हैं. जो हैदराबाद, सक्कर, कोयटा, इवन फ्रंटियर भी KP की, वो 24% सिर्फ रिकवरी करती है. और लाहौर और इस्लामाबाद आर बेटर, बट वो इसमें इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है कि ये जब हम इनको ठीक कर लेंगे तो आपकी डिफिसिट कम हो जाएगा. इंटरेस्ट रेट जो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो अगर कम होगा तो आपकी डेट सर्विसिंग पर भी फ़र्क. मियाँ साहब, वो फ्यूचर में तो आप सही फरमा रहे हैं कि आज 21% अगर ये 10-12% पे इशारा सूद आ जाए तो आपका फ़र्क पड़ जाएगा. जो स्टॉक हमारा इतना बड़ा खड़ा हो गया है और उसमें बैंकों ने मुनाफा बनाया, और जायज़ मुनाफा है. आप जब टी बिल फ्लोट करते हैं तो आप एक बिडिंग होती है, उसके तहत बैंक कर्जा देते हैं. आप समझते हैं कि बैंकों को थोड़ी सी शायद हिट ले लेनी चाहिए, कोई फेस वैल्यू के ऊपर कुछ कट्स लगने चाहिए? वो हम ले रहे हैं ना हिट ऑलरेडी. इस महीने हमने इस बैंक से 9.5 अरब रुपए का टैक्स दिया, उसमें वो सुपर टैक्स लग गया, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें लगाई हैं. मतलब ये है कि बैंकों को अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे ना तो कंट्री की इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन करने में. कहा जाता है कि FBR के लिए आप IMF हैं, ये बात ठीक है?
इन अ वे लाहौर में आई एम दी IMF, जेकर मैं नाराज हो जाऊं और मैं कहूँ मैं टैक्स नहीं देना तो इनका बड़ा तो प्रॉब्लम। चीफ कमिश्नर LTU फारिग हो जाएगा। नहीं, फारग तो नहीं होंगे, बड़े अच्छे बंदे हैं, मगर ये है कि इनको हमारे साथ देंगे बस गुड ट्रीटमेंट, आई मस्ट से, बिकॉज हम पैसे भी बहुत जमा कराते हैं, बट एज अ फैमिली ऑल्सो माई फैमिली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट और द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स इन द कंट्री। मेरी बीवी सबसे बड़ी सेल टैक्स पेयर है, मेरे बच्चे भी उनको फर्स्ट 10 में सारे आ जाते हैं टैक्स देने वाले। तो वो ये नहीं बात, मुझे है कि मेरा ये ख्याल है कि हर चीज़ को कटौती लगानी और कोई ना कोई चीज़ आप किसी से छुड़वा लेनी, दिस वी शुड गेट आउट ऑफ इट। लेकिन मियाँ साहब चलें, आप अपनी तो बात कर रहे हैं, ये भी तो फैक्ट है ना कि हमारे यहाँ टैक्स चोर हैं, लोग जितना टैक्स जितना देना चाहिए उनको लोग नहीं देते। अगर लोग कहते हैं कि जितनी लीकेजेस है, जितना पोटेंशियल है, अगर हम वो ट्रू पोटेंशियल रियलाइज कर दें तो हमें किसी IMF प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, इतने कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो अग्री कि हमारे यहाँ लोग आप टैक्स चुराते देखें हैं। कि इस मुल्क में 1% लोग जो है ना वो टैक्स फाइलर्स हैं, उसमें वो कितना टैक्स देते हैं वो कोई नहीं पता कितना है, वो भी उसमें बहुत कम लोग हैं। बांग्लादेश में 4% है, इंडिया में वो 5% लोग जो है टैक्स फाइलर्स हैं। तो उस तरफ जाए ना आप कि जो लोग टैक्स फाइलर्स नहीं आ रहे, जो नेट में नहीं आ रहे, उनको लाइना नेट में। मियां साहब, पाकिस्तान में 13,958 अफराद या कंपनियां पाकिस्तान का टोटल इनकम टैक्स का 75% टैक्स। आई नो दैट। ठीक, और ये मेरा ख्याल इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी की बात FBR के लिए और हुकूमत वक्त हो या पिछली भी हुकूमत, सब इसमें शामिल है, उनके लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो कंपोनेंट है बड़े खर्चे का, वो दिफा का है। अब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। अब कहा यह जाता है कि अल्लाह ना करे जब इंडिया और पाकिस्तान में जंग हो, खतरा तो हमेशा रहता है, तो शायद कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। तो क्या हमें इतनी बड़ी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, इतनी बड़ी हमें फौज रखने की जरूरत है, या आप समझते हैं कि इसको भी रैशनलाइज करना चाहिए? वो भी एक बजट के ऊपर बहुत बड़ी एक ड्रेन है, उसको कम किया जा सकता है। मेरा ये ख्याल है, पहले तो मेरा ये ख्याल है कि आप देखें कि जिन मुल्कों के डिफेंस एक्सपेंडिचर डिस्प्रपोर्शनेट है, इजराइल, ताइवान, उन मुल्कों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे अर्न सो मच दैट दे कैन पे फॉर व्हाट दे आर डूइंग। ऑब्वियसली द आर्मी और द डिफेंस फोर्सेस are like any other organization. They need to look inside and see कि जो चीज़ें उनको चाहिए, मसलन सारे आर्मामेंट्स वगैरह रखें, and maybe like Israel maybe reservist आर्मी भी को सोचना चाहिए। बट ये चीज़ें जो हैं let the army decide कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। मगर ये जो लोग टैक्स नेट में नहीं आते और ये लोगों को टैक्स नेट में लाना है वो करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें हम ज़ाया कर रहे हैं, एक तो ये नुकसानात आप देखें ना, इन सारी कंपनियों को ऐड कर लें, और जो कंपनियां प्रॉफिट कर भी रही हैं, अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो उन्होंने 15 साल हो गए डिविडेंड पे नहीं डिक्लेयर किया, सबसे बड़ा शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इस तरह ये OGDC, ये गैस की कंपनियां, ये सारी गवर्नमेंट ओन करती है, उनसे डिविडेंड लें और सर्कुलर डेट को थोड़ा सा एडजस्ट करें। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वहाँ कोई बंदा बैठा हो जिसने कहा जी ये करना है, और फिर करके, और प्राइम मिनिस्टर कहे एक काम आज आपने करना है, यू कांट लीव दिस रूम टिल यू फाइनलाइज प्रोग्राम के बटियों को। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान का व्हाट इज़ द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम, जब आप इकोनॉमी की बात करें, अगर आपको कहा जाए कि आप एक सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम बताएं कि पाकिस्तान की मैशत का, वो क्या है? ओवर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एजेंसीज। आप देखें कि an article was written by Shahid Kardar on 25th of May. He says that 2/3 of people who work in government organizations are not required. हमने जब ये बैंक 5 प्राइवेटाइज हुए थे और स्टेट बैंक ने मिलके 51,000 आदमियों को गोल्डन हैंडशेक दिया था, कोई नाराज नहीं था, हर आदमी को पूरे पैसे देकर, उस वक्त हमारी वर्ल्ड बैंक ने भी मदद की। कोई 51,000 आदमी हमने एक दिन में, आमद कार्स खड़ी थी चंडीगढ़ रोड पर, कुछ भी नहीं हुआ। कोई 1 से 1.5 लाख आदमी पंजाब फूड डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसी काम कर रहा है कि वो क्रॉप एस्टिमेट इधर से उधर दे रहा है। तो फिर देखें, आपके यहाँ इंडस्ट्री भी उस तरह से फ्लरिश नहीं कर रही, सरकार भी अगर लोगों को नौकरियां नहीं देगी, आपकी यंगेस्ट आपकी पॉपुलेशन है, तो फिर नौकरियां कहाँ से निकलेंगी? तो बिल्कुल निकलेंगी नौकरियां, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से नौकरियां भी आएंगी। मगर जब ये आप करेंगे, मसलन अगर ये पंजाब फूड डिपार्टमेंट से आप 1 लाख आदमी को
इतने पैसे दे देते हैं कि वो 60 साल की उम्र तक जो उसने तनख्वाह लेनी है, 40 साल का है तो 20 साल के दे दे, और उसका लोन भी हम बैंक देने को तैयार है। वो क्या करें कि वो पैसे जो उनको मिलेंगे वो जाके कोई कारोबार करेंगे ना, कोई रेस्टोरेंट खोलेगा, कोई स्कूल खोलेगा, कोई घर बनाएगा। हमारे यहाँ लोग प्लॉट ले लेते हैं जी, वो प्लॉटों पर नेगेटिव करना को छोड़े ना, उस पर प्लॉटों पर भी हम कर दें कि वो टैक्स दे ना। जब एक दूसरे को बेच रहा है और फाइलें इसने इकट्ठी की हुई है प्लॉटों की और उसको बेचता है तो वो पूरी अमाउंट पर नहीं ट्रांजैक्शन कर रहा, उसकी आपको भी पता है। इंडिया में क्या है कि अगर आप प्लॉट एक बेचते हैं जो कि मार्केट से कम प्राइस पर रजिस्टर करते हैं, गवर्नमेंट कहती है जी हमें दे दे। 10 केसेस में आप करेंगे ना तो सारे सीधे हो जाएंगे। ये अनप्रोडक्टिव वर्क है ये प्लॉटों वाला, आई एग्री विथ यू। मगर ये है कि हम ये जो सारे पैसे फ्री होंगे, जो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ों को आप प्राइवेटाइज कर दें, तो फिर वो जहाँ पैसे आपके पास कम होंगे तो वहाँ पर लोगों को इनकरेज करें। अब मसलन एक औरत, उसको 20 दिन लगते हैं टू बिकम अ गुड गारमेंट वर्कर। आप आके देखिए हमारे यहाँ थाउजेंड्स ऑफ वीमेन आर वर्किंग इन आवर फैक्ट्रीज, उनको सिर्फ 2 महीनों में वो सीख जाती है। और हर आदमी 35-40 हज़ार औरत ले जाती है। उसका अपना मोबाइल फ़ोन है, उसकी अपने घर में वक़्त बन जाती है कि ये कमा के ला रही है। तो ये कोई इशू नहीं है, इसको आप लोगों को काम करने देना।